दोस्तों नमस्कार। आज आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं और जो कहानी है उसका शीर्षक है ऋण कर्ज। दोस्तों वैसे तो हम जानते हैं कई प्रकार के ऋण होते हैं। ऋण को चुकाने के लिए हमें कई प्रकार के यत्न करने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं। जैसे बैंक से कोई यदि आप कर्ज लेते हैं तो उसको चुकाना है तो उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। लेकिन ये बात है उस पितृ ऋण की, उस पारिवारिक ऋण की। आज मैं एक ऐसे ऋण के बारे में चर्चा कर रहा हूं जो ऋण किसी परिवार में मुखिया के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया कर्ज, लिया गया धन, उसका चुकान या उसको चुकता करता है उसके वंशज, लेकिन मना नहीं करता, इग्नोर नहीं करता। जरा हम आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, प्रेजेंट एरा में देखें, हम विश्वास खो चुके हैं दोस्तों, भरोसा खो चुके हैं। हमें कोई अपना भी कर्ज नहीं देता, हमारे अपने भी कर्ज देने से मना कर देते हैं। उनके पास में होते हैं पैसे, फिर भी वो मना कर देंगे भाई हमारे पास पैसे नहीं, क्योंकि न हमारा भरोसा रहा न हमारा विश्वास रहा। हम कैसे अपने पथ से विचलित हो गए। एक वो भी समय था जिस समय व्यक्ति को कर्ज लेने के लिए किसी वस्तु को मॉर्गेज नहीं करना पड़ता था। उनकी जबान की वैल्यू थी, उनकी जबान की अहमियत थी और उनकी जबान के ऊपर लाखों रुपए लोगों ने उधार भी दे देते थे। और वैल्यू देखिए उनकी जबान की और उनके कहे हुए शब्दों की अहमियत देखिए। जो कह दिया वो अपरिवर्तनीय है। प्राण तो दे सकते थे लेकिन अपनी जबान से कभी नहीं मुकरते थे। ये उस समय के बारे में मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। जी हां, जगदीश सांकला आपके समक्ष हाजिर है एक इसी प्रकार की कहानी लेकर। और उस कहानी के अंदर बात है उस कर्ज चुकाने की, लेकिन उस व्यक्ति की महानता देखिए, कर्ज देने वाले की भी और कर्ज लेने वाले की और कर्ज को चुकाने वाले की। ये तीनों बातें अब इस कहानी के माध्यम से मैं आपको सिद्ध कर रहा हूं। दोस्तों कहा जाता है कि बल्लू सिंह चंपावत नाम के व्यक्ति नागौर राज्य में अमर सिंह जी के दरबार में उनके मित्र थे, या यूं कह दीजिए कि दरबारी थे। किसी बात को लेकर महाराजा अमर सिंह जी और बल्लू सिंह जी के बीच में कोई बात होती है और बल्लू सिंह जी वो नागौर रियासत को छोड़ के चले जाते हैं। और वो बल्लू सिंह जी जब उस रियासत को छोड़ के चले जाते हैं तो बताते हैं, ऐसे सुनने में आता है और जो मैंने पढ़ा है, कहते हैं कि उन्होंने लूटपाट का काम शुरू कर दिया और लूटपाट करके अपनी आजीविका चलाते थे। लूटना उन्होंने पेशा बना दिया। जब ये प्रोसेस चल रहा था उनके जीवन में, तो उनके घर में उनकी एक पुत्री थी जो विवाह लायक बनी। जब वो विवाह के लायक बनी तो घर में पिता की सबसे बड़ी एक ड्यूटी होती है कि मैं अपनी कन्या का कन्यादान करूं, उसकी शादी करूं, उसके लिए वर ढूंढूं। संभवतः उन्होंने भी ऐसे ही किया होगा, अपनी बच्ची के लिए वर ढूंढा होगा, शादी करनी थी। लेकिन ये उस समय के महान लोगों की महानता थी। किसी के साधु के संपर्क में आने से बल्लू सिंह जी की काया पलट हो गई, काया परिवर्तन हुई
उनको ये समझाया गया कि ये जो लूटपाट का जो पैसा है, इस लूटपाट करके जो आप पैसा लेकर आ रहे हो और इसका जो जो अन्न खाता है इस पैसे से, उन सबको उनका कर्ज चुकाना पड़ेगा। और न केवल उन्हें बल्कि उनके आने वाली पीढ़ियों को भी ये चुराया हुआ पैसा तकलीफ देगा। और रही बात बल्लू सिंह जी, आप तो अपनी पुत्री का विवाह करने जा रहे हैं और पुत्री का विवाह में जो पैसा खर्च किया जाता है वो ईमानदारी का पैसा होना चाहिए, अपनी गाड़ी कमाई का पैसा होना चाहिए। लूटपाट के पैसे से आप अपनी बच्ची की शादी करते हो, ये क्या महानता है। जब किसी संत ने, साधु ने जब उन्हें ये बात बताई तो उनके दिमाग में एक बात बैठ गई, मैं अपनी पुत्री का विवाह में ये लूटपाट का पैसा बिल्कुल नहीं लगाऊंगा और अपनी पुत्री के लिए मैं पैसा इकट्ठा करूंगा और मेहनत की कमाई से ये पैसे से मैं मेरी बच्ची की शादी करूंगा। लेकिन बात थी कि इतना जल्दी पैसा अरेंज होवे कहां से, इतना पैसा आए कहां से, लाऊं कहां से, ये उनके दिमाग में एक पिक्चर चल रही थी, ये सोच चल रही थी कि पैसा आए कहां से। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि मैं ये किसी से कर्ज लूंगा, किसी सेठ से उधार लूंगा पैसा। और इसके लिए वो कुचामन के एक सेठ की तलाश करता है और वो कुचामन में उस सेठ के पास में जाके बल्लू सिंह जी उससे निवेदन करते हैं कि देख भाई सेठ, वैसे तो मैं लुटेरा हूं, मैं लूट भी सकता हूं, लेकिन आज मैं तुम्हें लूटने के लिए नहीं, निवेदन करने के लिए आया हूं। मेरी पुत्री के विवाह के लिए मुझे रुपयों की जरूरत है, धन की जरूरत है और आप मुझे कर्ज दें और आपका कर्ज मैं शुद्ध सहित चुकाऊंगा, मेरा ये आपसे वादा है। और बल्लू सिंह जी के चर्चा चारों तरफ थे ही। उस सेठ ने सोचा मन में और उस सेठ की भी मानता देखी। और यही बात मैं बताना चाहता हूं, लोग साहूकार के पास में पैसा मांगने के लिए जाते थे और साहूकार देने से मना भी नहीं करते थे। ये उस समय के लोगों की प्रेस्टीज थी, उनकी जबान की वैल्यू थी, ये लोगों की कीमत थी। ये बात मैं बताना चाह रहा हूं आपको। जब वो सेठ के पास में गए तो सेठ ने कहा, देखो बल्लू सिंह जी, मैं महाजन हूं और बिना किसी चीज को गिरवी रखे मैं आपको कैसे पैसे दे दूं, इसके लिए आपको एश्योरेंस के लिए कुछ चीज अपने पास में रखनी पड़ेगी। तो बल्लू सिंह जी ने सेठ से कहा, देखो सेठ जी, यदि मेरे पास में कुछ रखने के लिए धन दौलत प्रॉपर्टी होती और वो धन दौलत प्रॉपर्टी यदि चोरी की या लूटपाट से नहीं अर्जित की हुई होती तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उसे बेच के भी कर सकता था, लेकिन वो है नहीं। अपनी पुत्री का विवाह मैं अपनी गाड़ी कमाई से करना चाहता हूं। मेरे पास आपके पास कुछ रखने के लिए है नहीं। तो सेठ ने कहा, मैं अपना धर्म कैसे परिवर्तन करूं? मेरा भी एक धर्म है कि बिना कुछ रखे, बिना कुछ गिरवी रखे मैं किसी को पैसा देता नहीं। ये मेरे उसूल है, मैं अपने उसूलों को तोड़ नहीं सकता बल्लू सिंह जी। तो बल्लू सिंह जी के मन में एक विचार आया, मैं क्या रखूं, क्या रखूं, क्या रखूं। और तुरंत उन्होंने अपने मूंछ का बाल तोड़ा और बोला, ले सेठ, ये मेरी मूंछ का बाल तेरे पास गिरवी रख। जिस समय मेरे पास में पैसे आ जाएंगे, शुद्ध सहित तेरा पैसा चुकाऊंगा और मेरी मूंछ का बाल लेके जाऊंगा। तब तक मेरी मूंछ की बाल, ये मेरा मूंछ का बाल जो है तेरे पास अमानत के तौर पे पड़ा है। ये मेरा वचन है कि एक दिन मैं अपना ये मूंछ का बाल वापस लेके जाऊंगा और आपका शुद्ध सहित पैसा चुकाऊंगा। ये मेरा आपसे वचन है। और इस अवधि में यदि मेरी मौत हो गई तो मेरे पारिवारिक सदस्य आपका कर्ज चुकाएंगे। ये जो मेरे साथ में मेरे जो पारिवारिक सदस्य खड़े हैं, इस बात के गवाह है कि मैंने आपसे पैसा लिया। जैसी कही गई बात सेठ ने बही में दर्ज की और उस मूंछ के बाल को एक डिब्बे में बंद कर दिया और रख लिया और बल्लू सिंह जी को उस सेठ ने पैसा दे दिया। बल्लू सिंह जी ने अपनी पुत्री की शादी की होगी। समय व्यतीत होता रहा और कहते हैं कि अमर सिंह जी, जो राजा अमर सिंह जी उस समय
आगरा के मुगल शासक शाहजहां के अधीनस्थ थे। अमर सिंह जी का बढ़ता हुआ प्रभाव को देखकर उनको रास्ते से हटाने की प्रक्रिया की और धोखे से आगरा में अमर सिंह जी की हत्या कर दी गई। और हत्या तो कर दी गई, लेकिन उसके शव के साथ में भी उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। जब उनका शव आगरा में था तो रानी ने बल्लू सिंह जी, चंपावत और उनके साथ में उनके एक साथी और थे कुंपावत, उन दोनों को संदेशा भिजवाया और कहा कि किसी भी सूरत में महाराजा का शव चाहिए मुझे, मैं सती होना चाहती हूं, मुझे शव चाहिए ही। बल्लू सिंह जी, महारानी के आदेश की पालना करते हुए बल्लू सिंह जी चंपावत और उनके मित्र कुंपावत आगरा की तरफ कूच कर पड़े। और वहां से ऐसा कहा जाता है कि आगरा से शव तो प्राप्त कर लिया, वहां से शव को रवाना कर दिया, लेकिन मुगल सेना उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो बल्लू सिंह जी ने कहा, आप शव को लेकर जाइए, मैं मुगल सेना को रोकता हूं। और मुगल सैनिकों का सामना करते हुए उसी जगह पर आगरा में वो शहीद हो गई। इस घटना का पता जब उस सेठ को चला कि बल्लू सिंह जी अब दुनिया में रहे नहीं, मेरा पैसा कौन चुकाएगा, तो उन्होंने उस बई में जो बात अंकित की हुई थी और उस डिब्बी को सुरक्षित रख लिया। कहते हैं कि एक दो पीढ़ी निकली और उस सेठ के परिवार वालों ने जब उस बई को खोला होगा, देखा होगा, तो वो लाइन लिखी हुई मिली कि बल्लू सिंह जी चंपावत ने हमारे पूर्वजों से कुछ कर्ज लिया था और बदले में उन्होंने अपने मूंछ का बाल यहां पर गिरवी रखा है। और जिस जगह को उस बई में लिखा गया था, उस जगह पर जब वो ढूंढा तो वो डिब्बी वहां पर मिली और उस डिब्बी में देखा तो मूंछ का बाल था। तो ऐसा कहा जाता है कि वो उस डिब्बी को लेकर बल्लू सिंह जी के पारिवारिक सदस्यों के पास में गए, उनके वंशजों के पास में गए और जाके बई में लिखी हुई बात को उन लोगों के समक्ष रखा और बताया कि आपके पूर्वज बल्लू सिंह जी चंपावत ने हमारे पूर्वज से इतना कर्ज लिया था, बदले में ये मूंछ का बाल गिरवी रखा है। दोस्तों, ये बात समझने की है और ये बात मैं यही कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से जब वो उस सेठ के पारिवारिक सदस्य, उनके वंशज जब उस बई को और उस मूंछ के बाल को लेकर जब बल्लू सिंह जी के पारिवारिक सदस्यों के पास में गए होंगे, तो आप कल्पना कीजिए कि उन्होंने उनके साथ में कैसा बिहेव किया होगा। और आज की यदि परंपरा होती दोस्तों, जैसे कि आज हम सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को शायद पैसा देना तो बहुत दूर की बात है, जिंदा ही नहीं छोड़ते। अच्छा, हमारे पूर्वजों का कर्जा मांगने के लिए आए हो आप, हमें दिया है आपने, शायद हम ऐसे ही कहते हैं दोस्तों। इसीलिए हमारी प्रतिष्ठा, हमारा मान सम्मान, जबान की वैल्यू, इवन तो हमारी वैल्यू मार्केट में खत्म हो चुकी है। और हमें कोई भी कर्ज देने के लिए, हम कुछ रखने के बाद में भी, मॉर्गेज करने के बाद में भी लोग हमें कर्ज नहीं देते। लेकिन बल्लू सिंह जी के पारिवारिक सदस्यों ने उनका सत्कार किया, पंचायत बुलाई, पंचायत के समक्ष जब ये निर्णय हुआ कि इसका हिसाब किया जाए, कितने रुपए बनते हैं, और सूद सहित उस सेठ के पारिवारिक सदस्यों को कहा, ये लीजिए आपका पैसा, और हम ऋणी हैं आपके कि आपके पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों को कर्ज दिया था और आज हम आपका कर्ज अदा कर पाए, हमें इस बात का बड़ा अशकुन है और बहुत बहुत धन्यवाद। और आदर सत्कार के साथ में उन्हें धन देकर, उनका जो भी सारा कर्ज देकर उन्हें कहा, अब आप पधार सकते हैं। लेकिन वो भी देखिए, उनकी ऑनेस्टी भी देखिए, उन सेठ के पारिवारिक सदस्यों की, कहा जी हम आपसे सूद का पैसा नहीं लेंगे, आपने इतनी ऑनेस्टी और ईमानदारी दिखाई है, इसलिए हम आपसे सूद का पैसा ले नहीं सकते, आप हमें मूल दे दीजिए और आप अपने पूर्वज की ये मूंछ का बाल लीजिए। ठीक है। तो कहते हैं कि बल्लू सिंह जी के वंशज शूर सिंह जी उस समय
पैसा देकर सआदर उन्हें विदा किया और उस मूंछ के बाल का अंतिम संस्कार किया गया और उस भस्म को गंगा में विसर्जन कर उनके पीछे गंगा प्रसादी की गई और इस प्रकार से वो अपने पितृ ऋण से मुक्त हुए। दोस्तों, ये कैसा ऋण था, कैसा पितृ ऋण था, जो लिया किसने, चुकाया किसने। ऐसे आज राजस्थान में वीरों की गाथाएं गाई जाती, वीर लोगों के बलिदान को याद किया जाता है। कैसा कैसा बलिदान, कैसी कैसी गाथाएं हमारे राजस्थान के अंदर भरी पड़ी है, अनगिनत उदाहरण है। दोस्तों, हम बता नहीं सकते हमारे यहाँ जो रजपुताना था, कैसे वीर लोग हुआ करते थे, कितने बहादुर लोग हुआ करते थे, कितने जबान के पक्के लोग थे, उनकी जबान की कितनी कीमत थी। ये हमारे उस समय का एक उदाहरण है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं, इसके माध्यम से मैंने आपको एक संदेश देना चाहा कि किस प्रकार से वो लोग थे, एक दूसरे पर भरोसा करते थे और कैसे वो लोग थे जो दूसरों को भरोसा तोड़ते भी नहीं थे। और वे लोग भी देखिए जो पूर्वजों का कर्ज चुकाने में पीछे भी नहीं हटते थे। और आज हम अपने आप को चेक करें, हम अपने आप को जांचें कि बात पूर्वजों की तो बहुत दूर की है, पिता का कर्जा पुत्र चुकाने से मना कर देता है। पिता का कर्ज तो छोड़िए दोस्तों, इवन तो हमने अपना लिया हुआ कर्ज भी देने से मना कर देते हैं। हम कैसे हो गए, ये विचार करने की बात है। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात आपको पसंद आई हो, इसको जरूर शेयर कीजिए, लोगों में इस मैसेज को स्प्रेड आउट कीजिए, पता चले हमारे वंशज कैसे थे, हमारे पूर्वज कैसे थे, हम खुद कैसे हैं। इस बात का हमें एहसास होना बहुत जरूरी। पसंद आई हो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं, ताकि मैं एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष फिर हाजिर हो सकूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।